हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सिर्फ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिजर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन, जो कि अभी आपकी डेट जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगी और लगभग 8 से 9 टॉपिक हो गए हैं और एक दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं चीज़ों को। तो आज का जो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक होगा वो होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। जो कि आप अपना सिलेबस उठाओगे तो उसमें आपको ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बात करें इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब आप इंडिविजुअल डिफरेंस शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत मतलब क्या हो गया? हर एक इंडिविजुअल। विभिन्नता मतलब भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल, जब एक इंसान का दूसरे इंसान से अलग होना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आपका संवेगात्मक रूप से, ठीक है। तो मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव या इमोशनल किसी भी रूप से हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। अब आगे चलते हैं। इसको दूसरा नाम ये भी है भाई, स्पेसिफिक चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। आप अगर देखेंगे अपने सिलेबस में तो उसमें लिखा होगा आपका स्पेसिफिक चाइल्ड। क्या? स्पेसिफिक चाइल्ड करके लिखा होगा। तो इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक चाइल्ड ही होता है। क्या? स्पेसिफिक चाइल्ड ही होता है। जो बच्चे सामान्य से परे होते हैं वे विशिष्ट बालक होते हैं। सामान्य से परे होने का मतलब क्या है? बिल्कुल, जिनकी आईक्यू लेवल है भाई वो इंटेलिजेंस से भी अच्छी होती है, मतलब 140 या उससे ऊपर होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? क्या क्या विशिष्ट बालक कहते हैं, स्पेसिफिक चाइल्ड कहते हैं। या जैसे कोई वही सेम रूप में बच्चा जिसकी आईक्यू लेवल बहुत कम है तो उसको हम मंदबुद्धि कहते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं कि विशिष्ट बालक के प्रकार क्या होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक चाइल्ड्स, जो कि आते हैं आपके सिलेबस में लिखा होगा जब आप देखेंगे। तो प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। वहीं बात करें मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, बाल अपराधी बालक और समस्यात्मक बालक। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक चाइल्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो पढ़ते हैं बारी बारी से स्पेसिफिक चाइल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जिसको हम कहते हैं जीनियस चाइल्ड। जिसको हम क्या कहते हैं? जीनियस चाइल्ड कहते हैं। रुकिए, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अब सही है। तो जीनियस चाइल्ड इसको हम कहते हैं। क्या? प्रतिभाशाली बालक को कहते हैं जीनियस चाइल्ड। अब ये प्रतिभाशाली बालक कौन होता है भाई? देखिए, जिसका भी आईक्यू लेवल 140 या उसके ऊपर रहे उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक या जीनियस चाइल्ड कहते हैं। ये किसी भी समस्या को शीघ्र हल कर लेते हैं। बिल्कुल, देखेंगे जो प्रतिभाशाली बालक या जीनियस बच्चा होता है वो किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता है। इनमें कुछ भी नया करने की, सीखने की, खोजने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। बिल्कुल, जो जीनियस चाइल्ड होते हैं उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। जैसे कोई चीज़ नई सीखने की बात हुई वो, या कुछ उनके अंदर नोवेल्टी या नई चीज़ें करने की कोशिश आ गई, या उनके अंदर नवाचार, कोई नया चीज़ खोजने की बात करें तो ये बहुत क्यूरियोसिटी इनके अंदर रहती है, नई चीज़ों को करने की, नई चीज़ों को सीखने की, न्यू चीज़ों को लर्न करने की। वहीं बात करें डिस्कवरी करने की, वही इनमें बहुत अच्छी समायोजन क्षमता भी होती है। बिल्कुल, समायोजन जो एडजस्टमेंट होती है या एडाप्टेशन होती है, जिसको आप एडाप्टेशन कहते हैं, ये बहुत जल्दी अपने आप को वातावरण के हिसाब से एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक। नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है। बिल्कुल, लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो जीनियस बच्चा काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता है। कठिन से कठिन विषय को बहुत आसानी तरीके से समझ ले, उसी को हम कहते हैं क्या? जीनियस चाइल्ड कहते हैं। अब आगे चलते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम, एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रतिभाशाली बालकों के लिए दिए जाने चाहिए। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन पूछे कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए टीचर क्या करे या जो स्कूल है उनके लिए क्या कर सकता है, बिल्कुल उनको एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसको कहते हैं संपुष्ट कार्यक्रम, ये प्रतिभाशाली बालकों को दिए जाने चाहिए, ठीक है। बात करें तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है इनका जो आईक्यू लेवल है काफ़ी उच्च चुका होता है, 140 एंड एबव का होता है, मैंने पहले भी बताया। लेकिन जो सृजनशील बालक होते हैं इनका आईक्यू जरूरी नहीं कि उनका उनका भी आईक्यू ज़्यादा हो या उच्च हो। मंद बुद्धि वाले बच्चों में भी सृजनशील हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव चाइल्ड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसका जो आईक्यू लेवल है वो आपका जीनियस बच्चे के, जीनियस चाइल्ड के बराबर हो, ठीक। तो ऐसा भी नहीं है कि क्रिएटिव चाइल्ड क्या जीनियस नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा बालक है हमारा मंद बुद्धि बालक, ठीक है। मंद बुद्धि बालक ये वो बालक है जो किसी भी काम को धीरे धीरे सीखते हैं। बिल्कुल, ऐसे बालक स्लो लर्नर किसको कहते हैं, ठीक है। स्लो लर्नर वो होते हैं जो कोई भी काम बहुत धीरे धीरे अपने पेस से, अपने स्पीड से चीज़ों को सीखते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 से 90, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मंद बुद्धि बालक है उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो 70 से 90 के करीबन होता है इनका आईक्यू लेवल। ये बच्चे हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा दूसरों की कहते हैं नहीं मैं तुमसे तेज हूँ, मैं तुमसे अच्छा कर लूंगा, ये सारी चीज़ें दूसरों को आलोचना करते रहते हैं हमेशा, ठीक है।
ये असमायोजित होते हैं, बिल्कुल चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। ये ज़्यादातर जन्मजात होते हैं, बिल्कुल भाई, ये जो मंदबुद्धि बालक होते हैं ज़्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्मजात उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे अवसरों का लाभ न उठा पाना, बिल्कुल कोई मौका मिला और उसका लाभ नहीं उठा पाए। ये ईर्ष्यावादी होते हैं, जलन की भावना इनके अंदर होती है। ये हस्तकरघा की शिक्षा भी मंदबुद्धि बालकों को देनी चाहिए, बिल्कुल। हस्तकरघा का मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, खुद से करने की चीजों को, क्या जो मंदबुद्धि बालक है उनको खुद से चीजों को करने के लिए देना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर बाल अपराध की ओर भी यही बच्चे जाते हैं, ठीक। बाल अपराध के जनक बात करें तो सीजर लैम्ब्रोसो। कौन? सीजर लैम्ब्रोसो। अब चलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा अब किसके बारे में? स्लो लर्नर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग पिछड़ा बालक, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, तो जो अपने से पहले की कक्षाओं का कार्य भी नहीं कर पाते हैं वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। इनका आईक्यू लेवल 50 से 70 होता है। ये जरूरी नहीं कि जन्मजात हो, बाद में भी हो जाते हैं, बिल्कुल भाई। देखिए, जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं भाई, ये क्या होता है कि इनको जो क्लासरूम में काम दिया जाता है या पहले की कक्षा में जो पढ़ाया गया है उसको भी आसानी से नहीं कर पाते हैं, ये पिछड़े बालक कहलाते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल की बात करें तो 50 से 70 के बीच में इनका आईक्यू लेवल होता है। और ये जरूरी नहीं होता कि ये जन्मजात हो, ये बाद में भी पिछड़े हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जन्म से कुछ कमियां हो इनके अंदर, ये आगे भी चल के क्या हो जाते हैं? पिछड़े बालक हो जाते हैं, ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड हो जाते हैं। क्या प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा बालक हो सकता है? बिल्कुल हाँ, होता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक। अब चलते हैं प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, जिसको हम कहते हैं समस्यात्मक बालक। क्या? प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड या समस्यात्मक बालक बोलते हैं। तो ये वो बालक होते हैं जिनका किसी भी काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण, समस्या, प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल। ये ऐसे बच्चे होते हैं भाई जिनका कोई भी काम हो करने के पीछे इनके पास पीछे कोई ना कोई कारण आ जाता है, ठीक है। जैसे झूठ बोलता है बच्चा, कहता कि अरे सर होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि घर पे पापा नहीं थे। चोरी करते हैं, ठीक है, ऐसे बालक चोरी करते हैं। स्कूल में देरी से आते हैं ऐसे लोग। कक्षा में एकांत, बहुत शांत बैठे रहेंगे। स्कूल से भाग जाते हैं, क्लास को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, ठीक है। अब है, नेक्स्ट है बाल अपराधी बालक। क्या? बाल अपराधी बालक, जिसको हम कहते हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड। क्या? डेलिक्वेंट चाइल्ड। समाज द्वारा अस्वीकृत, बिल्कुल, जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें मानी नहीं जाती, जिसको हमारे समाज में गलत माना जाता है, वो ऐसे काम करे तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं? बाल अपराधी बालक कहते हैं। जो बालक समाज द्वारा असमान तरीके से को अपनाते हैं, जैसे हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़ा, गाली देते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, ये हमेशा हिंसक कार्य करते रहते हैं, किसी को कुछ न कुछ नुकसान करते रहते हैं, बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, बच्चों को गाली देते हैं, बच्चों से घिनौनी घिनौनी बातें करते हैं। तो ये किस में आते हैं? ये बाल अपराधी बालक आते हैं। इन दोनों प्रकार के बच्चों को निश्चित आईक्यू नहीं होता। इनका जो आईक्यू लेवल कोई निश्चित नहीं होता। कोई भी बच्चा बाल अपराध या समस्यात्मक हो सकता है। इनको समान स्कूल में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ शुरुआत करते हैं कि भैया जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है, किस कारण पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक। तो हेरिडिटी, बिल्कुल वंशानुक्रम। सोच, बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे वंशानुगत होती हैं, मतलब हमारे पापा मम्मी से हमारे अंदर कमियां आ जाती हैं, ठीक है। वहीं बात करें बच्चों की सोच भी कैसी होती है, उसकी इंटरेस्ट कैसा है, ये भी विभिन्नता के कारण होते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें, पर्यावरण, कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उसी के हिसाब से इनमें भिन्नता पाई जाती है। आर्थिक स्तर भी, किसी का आर्थिक स्तर अच्छा है तो वो अच्छा लेवल का उनके अंदर जो भिन्नता है वो पाई जाती है, अच्छे बच्चे हो जाते हैं। और आर्थिक स्थिति किसी की गड़बड़ है तो वो खराब बच्चे हो जाते हैं, ठीक। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन हम कैसे मापन करेंगे, मतलब व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 4 तरीके से मेजर कर सकते हैं इसको हम। पहला है नामिक वर्गीकृत, मतलब नॉमिनल स्केल या क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो यह सबसे पहला निम्नतर स्तर पैमाना होता है, बिल्कुल ये सबसे निम्न स्तर का पैमाना होता है जिसको हम माप कर सकते हैं। इसमें बच्चों की विशेषताओं, योग्यताओं के आधार पर बांटा जाता है, फेल, पास, विवाहित, अविवाहित, बिल्कुल। जैसे हम क्लासिफाई कर देते हैं बच्चों को कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए। तो एक निम्नतर स्केल होता है जिससे हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे विवाहित अविवाहित को हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा मैंने, बाकी कुछ बच्चे फेल हो सकते हैं, कुछ बच्चे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैटेगराइज कर दिया, तो ये क्या हो गया? नॉमिनल स्केल हो गया। नेक्स्ट है क्रमिक मापन, जिसको हम ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है? गुणों के आधार पर, आंतरिक बच्चों के अंदर जो इंटरनल क्वालिटीज पाई जाती हैं, जब उनके आधार पर हम बच्चों को क्लासिफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल स्केल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बच्चा अच्छा है, उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, गाना गाता है, कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, तो ये क्या हो गया? ये ऑर्डिनल स्केल हो गया। अंतराल मापन, इसको हम इंटरवल स्केल बोलते हैं,
ये क्या होता है? ये बच्चे की अभिवृत्ति, सोच, जीवन के लिए जो दृष्टिकोण होता है उसके आधार पर बांटा जा सकता है। बिल्कुल, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे की थॉट प्रोसेस कैसी है, थिंकिंग कैसी है, बच्चा आगे चल के क्या सोच रहा है, अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। जब इसके आधार पर हम कुछ चीजें बच्चों को बांटते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंतराल मापन या इंटरवल स्केल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतराल या रेशियो स्केल क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो यह उच्चतर स्तर पैमाना होता है, ये बिल्कुल हाई लेवल का एक मेजरमेंट होता है। इसमें बच्चे के सभी प्रकार के गुणों को ध्यान में रखकर बांटा जाता है। यह बहुत ज्यादा विश्वसनीय होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, देखिए बिल्कुल जो रेशियो स्केल होता है भाई, ये एक हाई लेवल मेजरमेंट होता है। ये इसमें जो बच्चे के अंदर सभी प्रकार के गुण, वेरियस टाइप्स ऑफ डिफिकल्ट जो क्वालिटीज हैं वो पाई जाती हैं। जैसे वो अच्छा लिख लेता है, अच्छा पढ़ लेता है, अच्छा बोल लेता है, अच्छा गाना गा लेता है, कौन बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसके बेसिस पे सारी क्वालिटीज देखते हैं। ठीक है, पढ़ाई में कैसा है, खेल में कैसा है, और कोकरिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, इन सब चीज़ों को हम देख के बच्चों को डिवाइड कर, और ये सबसे विश्वसनीय होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होता है क्या? रेशियो स्केल। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किस आधार पर करेंगे हम? ठीक है, कि किस आधार पर करेंगे कि बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। पहला, इंटेलिजेंस आधार पर, बुद्धि के आधार पर कि IQ लेवल उसका कितना है। उपलब्धि, उसका अचीवमेंट टेस्ट कैसा है, अचीवमेंट, बच्चे का अचीवमेंट क्या है। ठीक, वहीं बच्चे का इमोशनल लेवल कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, और उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार बेस बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इसी में है भाई डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, हमारे विकार, जो कि विकार को पढ़ते हैं। तो व्यक्ति में किसी भी प्रकार से कोई कमी होती है वह विकार कहलाती है। बिल्कुल भाई, किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमियां पाई जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसेबिलिटीज बोलेंगे। जैसे चलने संबंधी हो गया, बोलने संबंधी कमियां हैं, तो ये सब क्या है? ये सब डिसेबिलिटीज हैं। तो ये डिसेबिलिटी जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था? सैमुअल क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1963 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब विकार की पहचान कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। मेमोरी लेवल, बिल्कुल हर बच्चे का एक दूसरे का मेमोरी लेवल जो होता है वो डिफरेंस होता है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये डिसेबल बच्चा है या नहीं। परसेप्शन, बच्चे का परसेप्शन कैसा है, किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को लेके क्या उसके अंदर है, जो अवधारणा बना लेता है, तो ये इसके बीच में डिफरेंस करके हम बच्चों को पहचान सकते हैं। अवधान, बच्चे के अटेंशन में कमियां हैं तो भी पहचान सकते हैं कि ये विकार है या नहीं है। उत्तेजनशीलता कम है या नहीं होती, इसका भी कारण जान के हमको पता लग सकता है कि बच्चा डिसेबल है या नहीं। समायोजन, एडजस्टमेंट में कमी रहती है, एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, विकार कैसा होता है? विकार हमारा आंतरिक होता है, ठीक, मतलब इंटरनल होता है और परमानेंट होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। अब विकार को मुख्य रूप से किस प्रकार बांटते हैं? तो 4 प्रकार में बांटा गया है, जहां से क्वेश्चन फंसते हैं। तो एक हो जाता है पठन संबंधी विकार, एक हो जाता है लेखन संबंधी विकार, एक हो जाता है बोलने से संबंधित विकार, एक हो जाता है मानसिक विकार। तो 4 प्रकार का विकार होता है। कौन कौन? पठन संबंधी, लेखन संबंधी, वाचन संबंधी और मेंटल। ठीक है, आगे चलते हैं। पठन, पठन से रिलेटेड मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हैं कौन कौन सी हैं, आइए। पढ़ने से रिलेटेड, ये शब्द जहां दिख जाए समझ लीजिएगा, पढ़ने से रिलेटेड ये सब डिफिकल्टीज हैं बच्चों में। डिसलेक्सिया, पठन विकार इसको कहते हैं। अधिगम निर्योग्यता भी बोलते हैं, एक बच्चे में धारा प्रभावित, उसके अंदर फ्लुएंसी की कमी होती है, और जैसे बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, तो उसमें कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया है। ठीक है, शब्द अक्षमता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है एलेक्सिया। एलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से रिलेटेड है। अब ये एलेक्सिया शब्दों को पहचानने में, बच्चा शब्दों को पहचान नहीं पाता है इसमें। ठीक है, वहीं हाइपरलेक्सिया की बात करें तो हाइपरलेक्सिया क्या होता है? शब्दों का सही नहीं दिखता, बच्चे को शब्द उल्टे दिखाई देते हैं इसमें। ठीक है, बच्चों को जो शब्द होते हैं बच्चों को उल्टे या छोटे या बड़ा दिखाई देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा लेखन संबंधी, आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। डिस्ग्राफिया, जहां भी डिस्ग्राफिया शब्द समझे लिखे आपको समझ जाना है कि ये लिखने से संबंधित विकार है या डिसेबिलिटीज है। ठीक है, जैसे एक बच्चा बी को डी, एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, ठीक, लिखता है, पढ़ता नहीं, लिखता है। अग्राफिया क्या होता है? एग्राफिया, दूसरे भाषा के शब्दों को न लिख पाना, जैसे इंग्लिश को नहीं लिख पाया या हिंदी को नहीं लिख पाया। ठीक, तो ये क्या है? अग्राफिया है। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? चित्रकला संबंधी विकार, इसको हम क्या कहते हैं? चित्रकला संबंधी विकार। इसमें बच्चा ओवरलैपिंग करता है, एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज पर लांग जाना, जैसे उल्टा सीधा मिक्स करके लिखना, ए के बाद बी आना चाहिए तो ए के बाद सी लिख दिया। ठीक, सी के पहले ए लिख दिया, ए के बाद सी लिख दिया, तो ये क्या है? ये डिस्प्रेक्सिया है। आगे चलते हैं। अप्रैक्सिया क्या होता है? चलने संबंधी विकार। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ये, इसमें बच्चा प्रॉपर चल नहीं पाता, ठीक है, टहल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, कोई तालमेल, सारे बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते एक दूसरे से, तो ये क्या है? अप्रैक्सिया है। डिसकैल्कुलिया, जो गणित संबंधी विकार है भैया, ये जब बच्चों कैलकुलेट न कर पाए कोई चीजें, तो ये क्या है? ठीक है, ये डिसकैल्कुलिया है। नेक्स्ट है लेक्सिकल। लेक्सिकल क्या होता है? आइए इसको देख लेते हैं।
गणित की भाषा को न समझ पाना, बिल्कुल जो टर्म्स होते हैं मैथमेटिकल, जब बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा है तो उसको कौन सी बीमारी है, डिसेबिलिटी है, लेक्सिकल डिसेबिलिटी है। एक होता है प्रोक्टोजेनेटिक, ये क्या होता है, ये कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है, जैसे मैथ और साइंस के बीच में बच्चा कंपेयर न कर पाए कोई कॉन्सेप्ट को, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्टोजेनेटिक बोलते हैं। वाचन संबंधी, ठीक है, बोलने से संबंधी। आइए देखते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, बोला हुआ, मैंने आपको कुछ बोला, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, उसको अफेजिया है। डिसअफेजिया क्या होता है, बोला हुआ समझ में तो आ जाता है लेकिन वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बिल्कुल मैंने कुछ बोला, बच्चा समझ गया लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है, डिसअफेजिया है। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है चीज़ें। आपको डिसअर्थिया क्या होता है, भाषा से संबंधित, बच्चा स्पीच नहीं दे पाता, ठीक है। डिसमॉर्फिया क्या होता है, ठीक है, शेप और साइज अलग अलग दिखाई देना, चेहरा अजीब सा दिखाई देना, ये क्या है, डिसमॉर्फिया है, ठीक है। डिमेशिया क्या होता है, जब बच्चे की चिंतन शक्ति, सोचने समझने की शक्ति जो है, बिल्कुल थॉट प्रोसेस, थिंकिंग लेवल आपकी जब खत्म हो जाए, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल खत्म हो जाए, तो उसको डिमेशिया रहता है। विकासात्मक विकार होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होते हैं, जो कि लियो केनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, लियो केनर के द्वारा दिया गया था। इसमें ऑटिज्म आ जाता है। ऑटिज्म क्या होता है, जिसको हम स्वालीनता बोलते हैं या स्वप्रायणता बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं दुनिया से अलग थलग रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है, एकांत में रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, गुम रहते हैं, ऐसा लगता है उनको पता नहीं क्या हो गया है। ये उदासीन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, ये अंतःक्रिया नहीं करते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, चुपचाप रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, कुछ पूछेंगे तो बताते नहीं, रूढ़िवादी विचारा के होते हैं, ये स्वयं को चोट पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। ये क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा मतलब अत्यधिक खाना खाने की आदत, इसको हम क्या कहते हैं, बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। एनारोक्सिया नर्वोसा, ये क्या होता है, भोजन की इच्छा को दबाना, मतलब भूख तो लग रही है लेकिन आपका इच्छा ही नहीं हो रहा है खाने का, ठीक है। सैड सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है, एक बच्चा है जो डर रहा है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो अपनी माँ से चिपका रहता है, तो ये कौन सी बीमारी है, ये सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब किसी चीज को सेपरेट अलग करने की डर रहता है उनके अंदर। एक होता है एडीएचडी, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है, बच्चे का किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, बच्चा फोकस नहीं कर पाता, इंतजार नहीं कर पाता, मतलब पेशेंस नहीं होता बच्चों उनके अंदर, ठीक है। एक होता है संगठनात्मक भाई, इस ऑर्गेनाइजेशनल, तो इसमें क्या होता है, बच्चा किसी के साथ मिलजुल घुल मिल नहीं पाता, ठीक है। एक होता है सेंसरी इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, जब बच्चा कुछ सोच रहा है, देख कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, जैसे देख कुछ और रहा है, सुन कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, तो ये क्या है, ये सेंसरी इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो एक समय में एक चीज पे फोकस न कर पाना। तो ये सारी थी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फंसेंगे भी क्वेश्चन, आप देखिएगा पेपर आएगा तो पेपर या पुराने पेपर जाके मिला लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।